गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो सर सितंबर का करंट अफेयर्स हमें डिस्कस करना है आज, ठीक है? स्क्रीन बस एक मिनट में आ रही है आपके पास। हाँ जी सर, तो सितंबर का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले थे। करने वाले क्या थे, सितंबर का करंट अफेयर्स हमारा चल रहा था, ठीक है? करीब करीब 70 क्वेश्चंस आई थिंक हमारे हो चुके थे, ठीक है? तो उन 70 क्वेश्चंस के आगे स्टार्ट करना है। तो पहले पिछले कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, फिर आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वन ऑफ द क्वेश्चंस लाइक ये वाला बताइए। Recently, the government of India has announced to change the name of Rajpath and Central Vista Lawns to which of the following? अभी क्या था, अभी जो आपका इंडिया गेट है उसके ठीक सामने प्रेसिडेंट हाउस है, तो उसके बीच में जो रोड थी उसे हम कहते थे राजपथ। तो राजपथ का नाम बदल दिया गया है, ठीक है? और उस रोड के आसपास कई सारे गार्डन्स थे जिन्हें हम कहते थे लॉन्स, सेंट्रल विस्टा लॉन्स, तो उनके भी नाम बदल दिए गए हैं। तो अभी जो आपका जो राजपथ है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया? कर्तव्य पथ। Question number 46. Which of the following organizations has collaborated with WRI, World Resource Institute, to launch India's first national electric freight platform eFast India? तो WRI के साथ मिलके जो एक प्लेटफॉर्म है eFast India, वो किसने बनाया? टाटा मोटर्स, ओला इलेक्ट्रिक, बजाज मोटर्स या नीति आयोग? बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से? WRI के साथ मिलके इंडिया का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रीट प्लेटफॉर्म eFast इंडिया किसने बनाया? ये सब हमारे पिछले क्वेश्चन हैं जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज डी, नीति आयोग, ठीक है? वो प्लेटफॉर्म किसने बनाया आपका? वो प्लेटफॉर्म आपका नीति आयोग ने बनाया, ठीक है? चलिए सर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following states has constructed largest number of lakes under the mission अमृत सरोवर? अमृत सरोवर आपका मिशन है, उसके तहत किस स्टेट ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेक्स क्रिएट करी हैं? बताइए। हाँ, अपना नीति आयोग, बिल्कुल। हाँ, जलवा है नीति आयोग का। हाँ जी। तो भैया इसमें तो कोई शक ही नहीं पैदा होता है, सबसे जो समृद्ध हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसका ये काम है, ठीक है? चलो जी। तो सर 70 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है? ये तो ये 68 था। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन नंबर 70 की। अभी सर्बिया में आपका जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो रहा है, तो पहली इंडियन विमेन रेसलर कौन है जो इस चैंपियनशिप में 2 मेडल्स जीत चुके हैं? तो इसका हमने आंसर देखा था, करेक्ट आंसर वाज विनेश फोगाट, ठीक है? तो यहाँ तक की क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे। इसके आगे के क्वेश्चन सर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 ये रहा आपके सामने। Which of the following is the first disease that is being targeted for CRISPR-based therapy in India? CRISPR-based therapy का मतलब क्या है? CRISPR बोले तो clustered, regularly interspaced, short, palindromic repeats। ये थोड़ा सा नाम समझने में मुश्किल होगी, लेकिन मैं इसका बेसिक मतलब समझा देता हूँ कि ये थेरेपी करती क्या है। देखो, जैसे मान लो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ जीन्स में प्रॉब्लम है,
या आपको पता है कि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पेरेंट्स से बच्चे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं? जीन्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। ठीक है। अब मान लो सर हमारा तो पढ़ाई में दिल लगा नहीं बचपन में, अब हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे ना हो, क्योंकि बच्चे तो सर हमारे जीन्स पे बनते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही निकले कि उनका पढ़ाई लिखाई में मन ना लगे। तो हम क्या करना चाहते हैं, अपने जीन्स को जो बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं उन्हें चेंज करना चाहते हैं। तो पहले तो ऐसा नहीं हो पाता था, अब तो बिल्कुल वर्ड फाइल की तरह आप इसे चेंज कर सकते हो। एक आप जीन उठाओगे, ठीक है, उसमें से ये मान लो जीन है आपका, इसमें से क्या करोगे, एक छोटा सा हिस्सा कट कर दोगे, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दोगे किसी दूसरे हिस्से से। इस छोटे से हिस्से की जगह मान लो ये जीन का वो हिस्सा था जो आपको पढ़ने से रोकता था, इसी की वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। आपने क्या करा, ये हिस्सा डाल दिया, इससे क्या होगा, बिल्कुल बच्चा आपका न्यूटन की तरह पढ़ेगा। ठीक है, सेब भी गिरेगा तो भी वो फॉर्मूला डिस्कवर करेगा। तो आपने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। तो इसी थेरेपी को कहते हैं क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी। तो ये थेरेपी सर किसके लिए है? जीन एडिटिंग के लिए है। ये क्या कर देती है सर? जीन एडिट कर देती है। जैसे आने वाले टाइम पे हम सुनते हैं कि आप खुद डिजाइन कर लो आपको कैसे बच्चे चाहिए। आपको खेलने वाले बच्चे चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, आपको कम गुस्सा करने वाले बच्चे चाहिए। तो ये सब कैसे कर पाएंगे? ये इसी तरह से जीन एडिट करके कर पाएंगे। अभी जीन एडिटिंग हम लोग क्रॉप्स में भी करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं उनमें भी जीन एडिटिंग स्टार्ट हो गई है। जीएम क्रॉप्स आपने सुना होगा। तो ये थेरेपी के थ्रू हम कुछ बीमारियों को भी दूर करना चाहते हैं। तो वही सवाल है कि ऐसी कौन सी पहली बीमारी है जिसको हमने टारगेट किया है इस थेरेपी से ट्रीट करने का? बताइए सर। बेटा थैलासेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया या स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी? तो ए पे तुक्का लगाया जा रहा है। करेक्ट आंसर इज सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। अच्छा, इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में एक जो इंजाइम यूज होता है, ठीक है, जीन एडिटिंग के लिए एक इंजाइम यूज होता है, उस इंजाइम का नाम क्या है? केस9। एक प्रोटीन है उसका नाम क्या है? केस9। तो वो इससे ही रिलेटेड है। ये प्रीलिम्स 2019 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था ये। ठीक है, उस टाइम ये न्यूज में था, तो ये सवाल पूछा गया था। आज फिर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी न्यूज में है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या बीमारी होती है? ये एक ब्लड डिसीज होती है, ठीक है, जो अफ्रीका, अरेबिया और इंडियन ओरिजिन के लोगों में जनरली देखी जाती है। ये क्या करती है? हीमोग्लोबिन को इम्पैक्ट करती है। हीमोग्लोबिन वही जो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स क्रिएट करता है, ठीक है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो हीमोग्लोबिन को सर ये आपका इफेक्ट करती है डिसीज। ठीक है, इससे होगा क्या, जो टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है, जो उसकी शेप वगैरह है, उसको ये चेंज कर देगी, डिस्टॉर्ट कर देगी। तो इसको सिकल सेल एनीमिया इसीलिए कहते हैं। सिकल क्या होती है? जैसे आपने ये खेत वगैरह में देखे होंगे, जो घास काटने के लिए एक टूल यूज होता है, इस तरह से आपने देखा होगा, उसको सिकल कहते हैं। साउथ इंडिया में भी इस तरह का, हिंदी में हसिया कहते हैं, या अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिकल कहते हैं। जैसे घास वगैरह काटने के लिए आपने देखा होगा। तो इसी तरह की शेप की आपकी हेमोग्लोबिन हो जाती है। ठीक है, तो सिकल सेल डिसीज क्या है? एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपकी जो हेमोग्लोबिन की सेल्स है वो इस तरह से सिकल शेप में हो जाएंगी, या कह लो क्रीसेंट शेप में हो जाएंगी। ठीक है, अब इससे दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि जो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन की फ्लो को मेंटेन करना, वो ये नहीं कर पाएगा। तो जब ऑक्सीजन के फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो आपको भी पता है कई सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, लीवर हो गया, किडनी हो गया। ठीक है, इससे डेथ तक हो सकती है। तो इसीलिए एक खतरनाक बीमारी है ये सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, तो इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्रिस्पर 9 टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इससे हम क्या करेंगे, जीन का वो पार्ट एडिट कर देंगे जिससे ये आपकी जो सेल है वो सिकल सेल बन रही है। ठीक है, सिकल शेप्ड हो रही है। तो सिकल शेप जब वो बनेगी नहीं तो ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी। तो दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे। एक तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की बात करी, दूसरा हमने सिकल सेल एनीमिया की बात करी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिपीट करूं क्या? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो?
हाँ जी, लुक्स भी एडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप दे दीजिए ताकि मुझे आइडिया लगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। देखो बाकी लोगों में और आप में यही फर्क है, अभी क्या है, अभी एग्जाम नहीं है तो ज्यादा स्टूडेंट लाइव नहीं आते। जैसे ही एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो एकदम से भीड़ आ जाएगी लाइव की। लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 दिन की चांदनी है बस आके चमक गए हो गया सिलेक्शन। आप ही लोग, अगर आप ही की तरह जो लोग हैं जो कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं वही सिलेक्ट भी होते हैं। ठीक है। एग्जाम के लिए कोई कम पढ़ सकता है, कोई ज्यादा पढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं सर बस 2 दिन पढ़ा मेरा तो सिलेक्शन हो गया। अगर वो 2 दिन बोल रहा है तो वो समझो कि जरूर पहले से काफी पढ़ता हुआ आ रहा है। वो कहना चाह रहा है कि सर बस लास्ट के 2 दिन मैंने थोड़ी जम के कर ली। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। E Bal Nidan portal recently seen in news is launched by which of the following organizations? E Bal Nidan portal किसने लॉन्च किया है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। किसने लॉन्च किया है सर बताइए? ई बाल निदान पोर्टल is launched by which of the following organizations? बताइए सर। ये दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द लॉजिक चेल्सा जी, यही तरीके होते हैं। इसीलिए कहता हूँ ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे ज्यादा दिमाग चलेगा। तो बाल से क्या लग रहा है सर? तोको जी ने भी बिल्कुल सही सोचा है। बाकी लोग जितनों ने भी ये दिमाग लगाया कि बाल है मतलब बच्चा है, बच्चा है तो एनसीपीसीआर के होने के चांसेस ज्यादा है, बिल्कुल सही दिमाग लगाया। करेक्ट आंसर इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बाल निदान, निदान का मतलब होता है सॉल्व करना। तो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली एक पोर्टल बनाया गया होगा, वही है ये। एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैकेनिज्म है, 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या रहता है कि अगर आपको एनसीपीसीआर जो कमीशन है बच्चों की रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, उस तक अगर आपको अपनी एप्लीकेशन देनी, शिकायत करनी, तो वो प्रोसेस आपको ये इजी करके देता है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी कि आप ऑनलाइन इसको चेक भी कर सकते हो कि आपकी जो रिक्वेस्ट है कहाँ तक पहुंची। टाइमली डिस्पोजल किया जाएगा सारे केसेस का। ठीक है। तो ये एनसीपीसीआर ने क्या करा है, जितने भी स्टेट कमीशन हैं, स्टेट लेवल के कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए, उनको एक्सेस दे रखा है ताकि आपके यहाँ से जो भी कंप्लेन आए वो डायरेक्ट कहाँ पहुंचे, एनसीपीसीआर तक पहुंचे। ठीक है। तो दैट इज योर ई बाल निदान पोर्टल। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज अ न्यू डिजिटल पब्लिकेशन BLO ई पत्रिका? Which of the following has released a new digital publication BLO ई पत्रिका? BLO ई पत्रिका सर किसने रिलीज की? नीति आयोग, ADR, PRS, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? बताइए। चलो भाई खाता खुल गया, मुबारक हो।
तालांग जी तो कह रहे हैं सर अपनी जितनी भी वफादारी है सब नीति आयोग के लिए है, हम तो सर एक ही आंसर लगाएंगे, नीति आयोग। आपको अगर बीएलओ पता हो ना तो आप इसका करेक्ट आंसर लगा दोगे, लेकिन वही दिक्कत सर हमें बीएलओ नहीं पता। चलो देख लेते हैं बीएलओ क्या होता है। अच्छा अगर मैं कहूँ बीएलओ बोले तो बूथ लेवल ऑफिसर, अब क्या आंसर लगाओगे? अगर मैं बोलूँ बीएलओ मतलब बूथ लेवल ऑफिसर तो क्या आंसर लगाओगे आप? हाँ जी सर, क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर? बूथ लेवल ऑफिसर की बात हो रही है तो बीएलओ ई पत्रिका, पत्रिका मतलब एक मैगजीन है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज करी है। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, एक तो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता ही है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो हेड करता है इलेक्शन कमीशन को वो होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो होते हैं आपके, एक होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो इलेक्शन से रिलेटेड बात करता है, एक होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, सेंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक तो इलेक्शन ऑफिसर होगा, एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा जिसे आरओ कहेंगे। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? आरओ कहते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इसका काम क्या होता है, जितने भी आपके इलेक्टोरल रूल्स बनते हैं, ठीक है, इलेक्शन की जो लिस्ट आती है कौन वोटिंग राइट रखता है कौन नहीं, तो जो भी इलेक्शन की लिस्ट बनती है, इलेक्टोरल रूल बनता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड कौन डील करता है, वो आपके रजिस्ट्रेशन ऑफिसर काम करेगा। इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर काम करेगा। ठीक है, तो ये दो पोजीशन होती है। उसके बाद उसके नीचे होते हैं सर आपके बूथ लेवल ऑफिसर। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में एक मोहल्ले में कई सारे बूथ होते हैं, ठीक है, बूथ मतलब वो लोकेशन जहाँ पे आपके इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, इलेक्शन बूथ्स होते हैं। तो हर एक इलेक्शन बूथ में एक सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो होता है बीएलओ, उसे कहते हैं बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है, तो उन्हीं बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि जो कमीशन के साथ डायरेक्ट लिंक होते हैं वो बीएलओज होते हैं। एक्चुअल में ग्राउंड पे कौन उतरे हुए हैं, तो ये बीएलओ होते हैं। तो जितने भी वोटर्स हैं उनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? बीएलओ से मिलेगी। ठीक है, तो बीएलओ ई पत्रिका इसीलिए निकाली गई है ताकि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनके काम को और ज़्यादा सेंट्रलाइज किया जा सके और उनके वर्क को हम यूज़ कर सकें, उनसे कनेक्ट हो सके। जो एक मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बूथ लेवल ऑफिसर इनके बीच काफ़ी हर्डल्स क्रिएट हो जाए, तो डायरेक्ट जानकारी पहुंचे, इसी के लिए ये सब काम किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बूथ लेवल ऑफिसर क्लियर है कि नहीं, या सुनो? तनी भी ए पर ही टुक्का, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 74, which of the following forces will deploy its first female camel riding squad? इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, सीआरपीएफ। बताइए, which of the following forces will deploy its first female camel riding squad? क्या आंसर होगा सर इसका? जल्दी बताइए। हाँ ये तो आसान सवाल है। अभी कैमल का स्क्वाड किसने ऐड किया है? बीएसएफ ने ऐड किया है। बीएसएफ क्या है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का पार्ट है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो किसके कंट्रोल में आता है? होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आपका सीआईएसएफ होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआरपीएफ होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आईटीबीपी होता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। सशस्त्र सीमा बल होता है, ठीक है, और एक होता है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपको किधर दिखेगा? जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला बॉर्डर है वहां पर आपको कहाँ कौन काम करता दिखेगा? बीएसएफ काम करता दिखेगा। ठीक है,
along the Pakistan and Bangladesh border। कहीं कहीं पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरियाज में भी ये देखने को मिल जाएगा। बाकी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जैसे जहाँ नक्सलवाद वगैरह है वहां पर जनरली आपको वैसे तो सीआरपीएफ देखने को मिलता है, बट कहीं कहीं पर बीएसएफ को भी लगा दिया जाता है। बीएसएफ के बारे में कुछ जानकारी। बीएसएफ कब क्रिएट हुई थी? 1965, 1 दिसंबर 1965। देखो जितनी भी फोर्सेस क्रिएट होती है उनके पीछे सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। बीएसएफ क्रिएट करने का रीजन था 1965 का पाकिस्तान से वॉर। तो 1965 में हमने पाकिस्तान से वॉर लड़ा, तब हमें एक और फोर्स की जरूरत पड़ी जो बॉर्डर को गार्ड करे, तो उसके लिए हमने क्या क्रिएट की? बीएसएफ। ठीक है, हेडक्वार्टर तो वो दिल्ली होगा, ये याद रखना। इसका फाउंडेशन डे कब बनता है? 1 दिसंबर 1965। ठीक है, तो ये बीएसएफ का फाउंडेशन डे। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम प्रणाम स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? केमिकल फर्टिलाइजर्स, टैक्टिकल फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या स्कूल एजुकेशन? पीएम प्रणाम स्कीम। सर प्रणाम तो हम स्कूल में करते हैं, तो सर स्कूल होना चाहिए ऐसे, तो इसमें ऐसे ऐसे लॉजिक लगते हैं। अब आप देखो आपका इंट्यूशन क्या कहता है। कैमिल्स में इसलिए राइड करते हैं जैसे पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो लगता है आपका, जैसे राजस्थान से लगता है, जम्मू कश्मीर से लगता है, पंजाब से लगता है। तो जो राजस्थान वाला बॉर्डर है वो डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया में कैमल्स ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब रेगिस्तान में ऊँटों की सवारी, तो डेजर्ट्स में उनकी वर्किंग की वजह से, फिजिबिलिटी की वजह से कैमल्स यूज़ कर लिए जाते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 75 आंसर बताइए। पीएम प्रणाम स्कीम, अब वही है सर, हमने सोचा प्रणाम मतलब स्कूल, स्कूल नहीं है भैया। करेक्ट आंसर इज केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर। प्रणाम की जो फुल फॉर्म पता होती तो आप कर पाते से। प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ठीक है, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट, प्रमोशन, पीआर से प्रमोशन, एन से अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स और एम से फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये है आपका प्रणाम स्कीम। देखो आज के टाइम में आपको भी पता है केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करते हैं, जनरली कौन कौन से केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं? एक तो यूरिया यूज होता है, एक डैप होता है, डैप बोले तो डाई अमोनियम फॉस्फेट, एक होता है मॉप, मॉप बोले तो म्यूरिएट ऑफ पोटाश, एक होता है एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो यूरिया, डैप, मॉप, एनपीके, ये जनरली 4 केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं और इनका इंक्रीमेंट अभी हाल फिलहाल में 21% तक हुआ है। अब एक तो आप इससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हो कुछ, प्लस इसके ऊपर सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करता है, तो एक सब्सिडी का बर्डन भी सरकार के ऊपर बना हुआ है कि ये फर्टिलाइजर्स आप यूज करोगे तो पैसा किसको भरना पड़ता है? सरकार को, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स ही ना यूज करो, तो अगर फर्टिलाइजर्स यूज ही नहीं करोगे तो सरकार की सब्सिडी बचेगी। तो यही इस स्कीम का पर्पज है। लेकिन सर फर्टिलाइजर नहीं यूज करोगे तो क्या यूज करोगे? तो सरकार चाहती है बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन कंजंक्शन विद बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। मतलब सरकार जो सब्सिडी दे रही है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे दे रही है, तो आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह क्या यूज करो? ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का अमाउंट कम करके उसमें बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी मिला दो, ताकि जब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम कर दोगे तो सरकार के ऊपर जो सब्सिडी का बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। ये सरकार का एम है टू ब्रिंग डाउन द सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जो उम्मीद की जा रही है इस साल तक 2.25 लाख करोड़ पहुंच जाएगा, पिछले साल से 39% ज्यादा, तो उसको सरकार कम करना चाहती है। ठीक है, तो उसके लिए सरकार क्या है, अलग अलग बायो फर्टिलाइजर्स निकालेगी और सिखाएगी किसानों को कि आप इनको भी यूज कर सकते हो। ठीक है,
तो दैट इज योर स्कीम पीएम प्रणाम। प्रणाम में क्या फुल फॉर्म है? promotion of agricultural promotion of alternate nutrients for agricultural management। ठीक है, तो दैट इज योर प्रणाम स्कीम। कोई दिक्कत नहीं सर, मौके अनेकों मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स क्लास आज लास्ट है ना, कि मतलब आज अगर खाता नहीं खुला तो सर कभी नहीं खुलेगा। अब मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अच्छी बात है, मतलब सीख रहे हो। अगर क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो क्लास करने का फिर मतलब ही नहीं बचता, इसका मतलब सर टाइम यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह से सोचा करो। चलो जी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 75 एक बार थम्स अप देके बताइए अगर यहाँ तक क्लियर हैं चीजें, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। ऑल राइट सर। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। Which of the following Indian cities was nominated as the first ever SEO tourism and cultural capital for the period of 2022 से 23? क्या आंसर लगाएंगे इसके लिए? Which of the following Indian cities was nominated as the first ever SEO tourism and cultural capital for the period of 2022 से 23? ये क्वेश्चन पहली बार नहीं करा रहा हूँ मैं, इससे तो सबके खाते खुलने चाहिए। जिन जिन का खाता बकाया रह गया है सब खोल लो अपने खाते। ये क्वेश्चन पहली बार नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। करेक्ट आंसर इज वाराणसी। अभी एससीओ की समिट हुई थी, आपको भी बताया। पिछली बार हमने एससीओ समिट की बात करी थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर्स की बात नहीं करी थी। मेंबर्स ही आपके रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये मेंबर्स हैं। नेक्स्ट मीटिंग से ईरान भी इसका मेंबर हो जाएगा, ठीक है, अभी फ़िलहाल नहीं है। तो ये जो एससीओ समिट हुई थी, इसमें एक टूरिज़्म और कल्चरल कैपिटल के तौर पे वाराणसी को नॉमिनेट किया गया है। तो वाराणसी को नॉमिनेट करने से होगा क्या कि एससीओ कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं उनको एक मैसेज गया है कि एक इंडिया में एक सिटी है वाराणसी, वहाँ पर आप जाके टूरिज़्म टूर कर सकते हैं, वहाँ जाके आप घूमने जा सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? टूरिज़्म प्रमोट होगा वाराणसी का, प्लस सरकार हो सकता है एससीओ मेंबर्स के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी रख दे वाराणसी में। जस्ट लाइक जैसे दिल्ली में कई सारे आपकी जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, वहाँ पे सार्क मेंबर्स के लिए डिस्काउंट रखती है सरकार, ठीक है, सार्क मेंबर्स के लिए। तो उस तरह की कुछ व्यवस्था कर सकती है कि अगर आप एससीओ मेंबर कंट्रीज हैं, कि मान लो आप रशिया से हैं, कजाकिस्तान से हैं, ताजिकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से हैं, तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इस तरह की भी व्यवस्था सरकार कर सकती है। चलो सर, मुबारक हो तालांग जी के लिए तालियां एक बार। क्वेश्चन नंबर 77। Recently, Kritagya 3.0 hackathon was launched by which of the following organizations to promote speed breeding for crop improvement? क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने के लिए कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन लॉन्च किया गया था, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? पर्पस क्या है? स्पीड ब्रीडिंग को प्रमोट करना, ठीक है। ये स्पीड ब्रीडिंग होती क्या है? आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं स्पीड ब्रीडिंग बता देता हूँ। स्पीड ब्रीडिंग क्या होती है? स्पीड ब्रीडिंग एक मेथड होता है जिसमें आप जैसे एक लेबर है, अगर उससे 9 to 5 काम कराओगे, या फिर अगर आप 24 आवर काम कराओ, तो 24 आवर काम कराने में आपका कंस्ट्रक्शन जल्दी होगा। इन द सेम मैनर, अगर जो लाइट आप दे रहे हो प्लांट्स को,
मान लो कोई बीज लगाया, अब यहाँ प्लांट ग्रो कर रहा है, तो लाइट कब से कब तक मिलती है? सुबह 4 से मान लो शाम 6 बजे तक मिलती है, 4 to 6। बाकी टाइम तो लाइट नहीं मिल रही है, और लाइट से ही वो ग्रो होता है। तो अगर आप उसको आर्टिफिशियल लाइट लगा के कंटिन्यूअसली लाइट दो उस सीड को, तो उसकी जो ग्रोथ प्रोसेस है वो तेज हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस लंबा चलेगा तो उससे ग्रोथ उसकी तेजी से होगी, ठीक है। तो स्पीड ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, स्पीड ब्रीडिंग में जो ग्रोथ होती है प्लांट की उसको तेज कर देते हैं। तो एक क्रॉप जो मान लो 3 महीने लगते थे उसे रेडी होने में, अब हो सकता है वो 1 महीने में रेडी हो जाए। अब 1 महीने में रेडी हो जाएगी, तो आपके पास बाकी के 2 महीने बच गए, बाकी 2 महीने में आप फिर से वो क्रॉप लगा दो, तो आप प्रोडक्शन कर सकते हो सेम एरिया में ज़्यादा बढ़ा के, ठीक है। तो ये फ़ायदा है स्पीड ब्रीडिंग का। तो स्पीड ब्रीडिंग का कंसेप्ट इम्प्रूव करने के लिए, इससे रिलेटेड मेथड्स हो जाने के लिए, प्रोसेस समझाने के लिए, इनोवेशंस के लिए एक हैकाथॉन अरेंज किया गया था, कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन, ठीक है। ताजुम जी कौन सी जगह आप पूछ रहे हैं? यहाँ पे और नेट भी ओके। ओ सुकन्या जी अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मैं तो कहूँगा आज आप ऑफ ले लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास पे इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। वी विल प्रे फॉर द नामसाई पीपल कि बाकी मतलब कोई कैजुअलिटी ना हो, ठीक है। ओके, स्क्रीन ब्लर के लिए तो आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, हो सकता है इस वजह से ऐसा हो। अच्छा अच्छा, ओके, नहीं नहीं ताजुम जी मैं समझ गया। चलिए जी, तो इसका आंसर दीजिए, यह हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किसने कराया है? ओके सुकन्या जी, तो फिर आप एक काम करिए, आप पढ़िए मत, मतलब देखिए मत, सुनिए ज़्यादा, ठीक है, सुनने पे ज़्यादा फोकस करिए। कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन किसने ऑर्गेनाइज कराया? ये ऑर्गेनाइज कराया आपका इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी रिसर्च होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंडिया में पढ़ाया जाता है, तो उन सबको कौन मैनेज करता है? ये ICAR मैनेज करता है, ठीक है। तो ये हैकाथॉन इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया था, जैसे स्पीड ब्रीडिंग हो गई या फिर और भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस हो गए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, उनको हाईलाइट करने के लिए, उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। सुकन्या जी बिल्कुल सही बात आपने कही, कंसिस्टेंसी बिगड़ना ज़्यादा ख़राब होता है, और अच्छा लगा कि आपने कंसिस्टेंसी पे फोकस किया है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। कोई दिक्कत नहीं, तो सब चलता है, आपको कोई डाउट हो मेरे से अलग से पूछ लेना, नंबर तो है हो गई आपका आपके पास मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं सर। रिसेंटली द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, US Agency for International Development, and which of the following organizations has launched the Doordarshan and YouTube series titled दूर से नमस्ते? एक सीरीज आई है सर, दूर से नमस्ते, किसने लॉन्च करी है? इसमें एक तो US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, और दूसरी बॉडी कौन सी है? फिर सर ऑप्शन में नीति आयोग दिख गया, और हमारी वफादारी तो सर नीति आयोग की तरफ है, कुछ भी हो जाए सर हमें तो नीति आयोग ही आंसर डालना है। दूर से नमस्ते तो लग रहा है सर ये कोविड ओविड से रिलेटेड कुछ होगा, और सब ने एक झटके में आंसर दे दिया डी, यूनानिमसली सबका आंसर गलत है, क्योंकि करेक्ट आंसर इज यूनिसेफ, ठीक है। तो ये वेब सीरीज कौन लेके आ रहा है? आपका US की एजेंसी के साथ यूनिसेफ लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें आपका कोरोना से अवेयरनेस वगैरह देंगे कि किस तरह से आप अब मतलब 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी, वही सब इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यूपीएससी से रिलेटेड फैक्ट्स आपके क्या हैं कि नेम है आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। पहले इसकी फुल फॉर्म अलग होती थी, बट अभी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, पहले ये फुल फॉर्म होती थी, अब फुल फॉर्म तो चेंज कर दी है, लेकिन जो एक्रोनिम है वो अच्छा लगता है यूनिसेफ, तो उसे चेंज नहीं किया हमने, तो यूनिसेफ अभी भी चल रहा है। बाकी फुल फॉर्म क्या है?
यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है सर उसका हेडक्वार्टर, वो है न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है, चिल्ड्रन वेलफेयर का काम करती। कब बनी थी ये सर? हमारी आज़ादी से पहले बन गई थी 1946 में, ठीक है। चलो, तो ये सारी जानकारी किससे थी सर? दूर से नमस्ते के बारे में। तो वही सारी बातें करेंगे, ये 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, recently Swati Piramal has been confirmed with the Chevalier de la Legion d'Honneur, मतलब नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? तो जो स्वाति पीरामल जी को मिला है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, किस कंट्री का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? अपना भारत रत्न। इसी तरह से ये किसी और कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। किसका है सर? बिल्कुल सर, ये किसका अवार्ड है? ये हाईएस्ट अवार्ड फ्रांस का है। स्वाति मीर पीरामल कौन है? वो एक सर इंडियन साइंटिस्ट हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। उन्होंने कई सारी फील्ड में काम किया, इंक्लूडिंग बिजनेस एंड इंडस्ट्री, साइंस, मेडिसिन, आर्ट और कल्चर। और उन्होंने इंडिया और फ्रांस के टाइज को स्ट्रेंथन करने में भी काफी मदद की है, ठीक है। तो इसी के लिए उनको इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 80, इंस्पायर अवार्ड्स मानक 2022। इंस्पायर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उनके एक अवार्ड्स है, उनके अवार्ड्स को कहते हैं मानक। तो मानक का वर्जन 2022, तो ये किसने स्टार्ट किया है? पूरे अवार्ड का नाम है इंस्पायर मानक 2022। तो ये अवार्ड किसने स्टार्ट किए? नीति आयोग, डीएसटी, इसरो, नासकॉम। हाँ ऐसी अतरंगी भाषा तो फ्रांस है। अरे हमारे लिए अतरंगी है, उनके लिए हमारी भाषा अतरंगी है। तो इंस्पायर के लिए तो सर आप किधर जाना पसंद कर रहे हैं? नास इसरो की तरफ। करेक्ट आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये अवार्ड है क्या? देखो, ये अवार्ड देता तो आपका डीएसटी है, और ये किससे रिलेटेड है? स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड है। इसके तहत होता क्या है, जो दुनिया भर के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं, किसी भी बोर्ड के हों, सेंट्रल सीबीएसई के हों, आईसीएसई के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, उन बच्चों को बुलाया जाता है, ठीक है। और उनको 10,000 की फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट इसलिए देते हैं, इसलिए नहीं देते कि वो जाके सर घर पे चूरन खा लें या आलू चाट खा लें। ये दिया जाता है ताकि वो कोई प्रोटोटाइप डेवलप करके लाएं, स्टार्टअप का, नए बिजनेस का कोई आइडिया क्रिएट करके लाएं, ठीक है। तो इस वजह से उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, आप फ्यूचर इनोवेटर्स क्रिएट कर रहे हो, क्रिटिकल थिंकर्स क्रिएट कर रहे हो। जब आप बच्चों को दे दिए कि 10,000 ले जाओ, अब कोई नया बिजनेस आइडिया सोच के आओ, कोई मशीन बना के लाओ, कोई मैकेनिज्म बना के लाओ जो हमारे आने वाली सोसाइटी को फायदा कर सके, ठीक है। तो इसलिए बनाया गया आपका ये इंस्पायर मानक 2022 अवार्ड, ठीक है सर। ये कौन चलाता है? ये चलाता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक किसी को कोई डाउट है सर? चलो जी, और आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, recently who amongst the following from India has been elected as a member of governance committee of the Asia Pacific Forum and Global Alliance for National Human Rights Institution? अभी इंडिया से एक मेंबर इलेक्ट हुए हैं ईपीएफ में और GANHRI, ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स ब्यूरो में। तो कौन इलेक्ट हुए हैं सर?
क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर बताइए सर। ये इलेक्ट हुए हैं सर हमारे जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके चेयरपर्सन जस्टिस अरुण मिश्रा। ठीक है, ही हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक फोरम और ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। तो बात कर लेते हैं सर, वो किसके चेयरपर्सन है? एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन है। तो एनएचआरसी की बात कर लेते हैं। तो एनएचआरसी एक इंस्टीट्यूशन है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात, जिसका काम क्या है? इंडिया में ह्यूमन राइट्स की देखभाल करना, ये चेक करना कि कहीं पर किसी भी कम्युनिटी का, कि कहीं भी लोगों के ह्यूमन राइट का वायलेशन हो तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो ह्यूमन राइट के वायलेशन को रोकने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। ये बनी थी सर 1993 में। इंटरनेशनली एक कन्वेंशन बना था ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 1991 में, जिनको हम कहते हैं पेरिस प्रिंसिपल्स। तो इन्हीं पेरिस प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, और उसके तहत हमने एक बॉडी क्रिएट कर दी, आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, इसमें देखो कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं। एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं। एक चेयरमैन और 4 आपके इसमें मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन कौन हो सकता है आपका? तो इसमें जो सर आपके चेयरमैन होंगे वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। ठीक है, कौन हो सकता है? हु हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हों, जज रहे हों। ठीक है, वो इसके कौन बनेंगे? चेयरमैन बनेंगे। और चेयरमैन मेंबर्स कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ये जो 4 मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। प्रेसिडेंट क्या अपनी मर्जी से करेंगे? नहीं सर, एक 6 मेंबर कमेटी होगी, उसकी रिकमेंडेशन पे करेंगे। उस 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे उस कमेटी के हेड। ठीक है, 6 मेंबर कमेटी में प्राइम मिनिस्टर हो गए, लोकसभा के स्पीकर हो गए। ठीक है, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हो गए। चेयरमैन क्यों नहीं लिए राज्यसभा की? क्योंकि वो तो सर वाइस प्रेसिडेंट ही हो जाते हैं ना, तो वाइस प्रेसिडेंट को नहीं लेना था। तो राज्यसभा से डेप्यूटी चेयरमैन लिया, इस लोकसभा से स्पीकर लिया। और किसी ले लो सर, 3 लोग ले लिए। और ले लो सर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, अपोजिशन के लीडर लोकसभा में, और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में, 2 लोग ये हो गए। ठीक है, और होम मिनिस्टर, मतलब सर सरकार से तो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं। पार्लियामेंट में अगर लोकसभा की बात करोगे तो लोकसभा से सर एक तो स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन। इसी तरह से राज्यसभा से डेप्यूटी चेयरमैन और लीडर ऑफ अपोजिशन। कितने हो गए? 2 2 4 2 6, 6 लोगों की कमेटी होगी, उनके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। इसका जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो। इसका टेन्योर कितना रहता है सर? 3 इयर्स का टेन्योर रहता है, या फिर मैक्सिमम एज कितनी है? 70 इयर्स है। ठीक है, प्रेसिडेंट चेयरमैन को रिमूव कर सकते हैं, बट उसका एक प्रोसीजर है जो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक सर चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस और नो? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। चलो जी, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ईवी रामासामी पेरियार एज सोशल जस्टिस डे ऑन 17th of September?
17 सितंबर को पेरियार साहब का जन्मदिन होता है, और उनका जन्मदिन कौन सा स्टेट एज सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट करता है, ये क्वेश्चन है। 17 सितंबर हमारे प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन होता है, ठीक है। देखो, पेरियार वाज लाइक अ, इसका वैसे करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, क्या लगता है आप लोग पहले बताओ। पेरियार का नाम सुना होगा आपने, पेरियार डैम भी पढ़ा होगा कहीं। तो उनका जन्मदिन एज ए सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट करता है तमिलनाडु, ठीक है। करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। क्योंकि पेरियार जो थे वो वहां के गांधी कहलाते थे। उनका जो एक मूवमेंट बहुत फेमस हुआ, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, जो तमिल्स की सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करता है। 1879 में उनका जन्म हुआ था। पहले वो कांग्रेस वर्कर थे, फिर गांधी जी के साथ उनका झगड़ा हो गया, ठीक है। क्योंकि कुछ मसला हो गया था, सेपरेट डाइनिंग बनी थी ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स के लिए, तो उस बात को लेके एक गांधी जी से विवाद हो गया था। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी 1925 में, और जस्टिस पार्टी के साथ मिल गए और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दी। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का मतलब वही था, जातिवाद खत्म करो, जो डोमिनेंस है ब्राह्मण्स की उसको अपोज किया। फिर पेरियार की फेम जो थी पूरे तमिल रीजन में फैल गई, और एक फेमस सत्याग्रह वाइकॉम सत्याग्रह ऑफ 1924। तो वाइकॉम सत्याग्रह में याद रखना कौन इन्वॉल्व थे, आपका पेरियार साहब इन्वॉल्व थे, ठीक है। पर्पस यही था कि वाइकॉम टेम्पल में जो आपके लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी पब्लिक पाथ यूज करने की इजाजत मिले, वरना पहले ऐसा नहीं था। जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें, उनके लिए अलग रास्ता था, वो पब्लिक पाथ को यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर उनको बाद में वाइकॉम विरार भी कहा गया, हीरो ऑफ वाइकॉम। 1940 में उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी क्रिएट करी, द्रविदर कजागम, डी के, ठीक है। अब तो अलग अलग बन गई हैं, डीएमके आई है, डीएमके, पर उन्होंने जो कौन सी स्टार्ट करी थी, डी के पार्टी, ठीक है। इसमें आपके तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये सारे स्पीकर्स इन्वॉल्व थे। फिर बाद में उन्होंने सोशल रिफॉर्मर बन के सोशल कल्चरल जेंडर इनक्वालिटीज की बात करी, ठीक है। फिर उन्होंने बात करी फेथ जेंडर ट्रेडिशन से रिलेटेड बात करी। 1973 में उनकी डेथ होती है। फिर ठीक है, तो उनको क्या क्या नामों से पुकारा जाता था, थंथाई पेरियार, फादर फिगर ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु के कह सकते हो वो गांधी थे एक तरीके के। हाँ, पेरियार डे मुनि के नाम से। तो पेरियार नदी भी आपने सुनी होगी। तो वो कह सकते हो कि जो गांधी थे, मतलब साउथ के आप कह सकते हो, तमिलनाडु के गांधी कहलाते थे वो, क्योंकि सोशल रिफॉर्म के लिए उन्होंने काफी काम किया। इसमें दो तीन बातें ज्यादा ध्यान रखना, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट उनसे रिलेटेड है, दूसरा वाइकॉम सत्याग्रह उनसे रिलेटेड है, ठीक है सर। ऑल राइट, तो दैट वाज ऑल अबाउट पेरियार। चलिए सर, तो आज फिर इतने ही क्वेश्चन करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो अपना ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए फिर सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।